सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, इसके अंदर मिडिल ईस्ट की सारी बड़ी बड़ी जानकारियां, बड़ी बड़ी खबरें आपको हम देते हैं और ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनको मिडिल ईस्ट की खबरें कहीं नहीं मिलती हैं, उनको समझ में नहीं आता ये खबर कहाँ मिले। तो इसलिए आसान ज़बान में एक नया सेक्शन शुरू किया है और आपकी दुआओं की वजह से इतनी हिम्मत है कि इतनी सारी रिपोर्ट करने के बावजूद एक और छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं, सिर्फ आपकी दुआओं की और आपके साथ की वजह से आपको इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं जो काफ़ी पॉजिटिव है कि आखिरकार ईरान काफ़ी ज़्यादा नरम पड़ चुका है सऊदी अरब के आगे। जी हाँ, सऊदी अरब से लगातार बातचीत इराक करवा रहा था, बीच में पड़ते हुए इराक ने ये जिम्मेदारी ली थी कि ईरान और सऊदी अरब की हम बात करवाएंगे। आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप जब सरकार में थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की जो दोस्ती थी वो काफ़ी अलग लेवल की थी। मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा किया करते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अपने राष्ट्रपति पद से हटाए गए और ये बाइडन की जो सरकार नहीं आई है, इस सरकार ने सऊदी अरब से मुंह ज़रा सा फेर लिया, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान को तगड़ा झटका लगा और फिर मोहम्मद बिन सलमान की सरकार जो लगातार ईरान पर आक्रामक रूप अपना रही थी उसमें काफ़ी बदलाव देखा गया, नरम पड़ने लगे। उसी के बाद अब ईरान ने भी नरमी दिखाई है और ईरान ने इंटरेस्ट जताया था कि वो अरब देशों से बातचीत बना कर रखना चाहते हैं क्योंकि वो उनके पड़ोसी हैं। अब जाकर जो काम किया है वो मास्टर स्ट्रोक इराक ने किया है। अब इराक का ये काम देख लीजिए क्या है। इराक के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान से सऊदी अरब मिलने पहुंचे। मोहम्मद बिन सलमान ने उनका दिल खोल के स्वागत किया, ज़बरदस्त तरीके से उनके स्वागत में कोई कमी नहीं लाई गई। इसके बाद उन्होंने काफ़ी मुद्दों पर बात करी और ईरान के भी मुद्दों पर बात करी। ठीक इसी के बाद इराक के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब से निकलकर इराक न जाकर सीधा ईरान पहुंच गया। आपकी स्क्रीन पर ये अब ईरान की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें आप देखिए कि इराक के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान से मिल के अब ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का पैगाम लेकर ईरान पहुंचे हैं। अब आपको बताऊं, ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान क्या आया है। ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान, ऑफिशियल बयान ये आया है कि अब सऊदी अरब डायरेक्ट हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है। अब आपको बताऊं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सबसे बड़ा धमाका करा। उन्होंने बोला कि हमारी कंट्री यानी ईरान पूरी तरह से तैयार है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक दूसरे के देशों में एम्बेसीज को खोलने के लिए, यानी अब ईरान पूरी तरह से ऑफिशियली सऊदी अरब से रिश्ते ठीक करने के लिए तैयार है। हालांकि ईरान ने एक दांवपेच यहां पर खेला है और खुलकर एक बात साफ कह दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, रिश्ते सुधारने को भी तैयार हैं, लेकिन आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों के बीच में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट भी हैं, बहुत सारी बातों पर एक दूसरे के हम राजी नहीं हैं, लेकिन अगर उस डिसएग्रीमेंट को किनारे कर दिया जाए और एक दूसरे का साथ दिया जाए तो पूरी दुनिया में हम दोनों के साथ होने की वजह से इस्लामिक कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। साथ में इराक के प्राइम मिनिस्टर का ईरान के द्वारा धन्यवाद अदा किया गया, शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि यमन में सऊदी अरब और यमन के बीच में जो सीज फायर हुआ है हम उसका भी पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अब आपको बताऊं, ईरान पर एक बड़ा हमला हुआ है, साइबर हमला हुआ है। देखिए, अब जंग जो है हथियारों के साथ साथ दिमाग और ऑनलाइन भी होती है। ये ऑनलाइन साइबर अटैक था स्टील की, ईरान की काफ़ी बड़ी कंपनी, कहा यह जाता है ईरान की सबसे बड़ी कंपनी है, नाम है उसका खुजिस्तान स्टील कंपनी। ईरान की ये खुद की कंपनी है जिस पर साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक के बाद पूरी तरह से इस फैक्ट्री में और फैक्ट्री से जुड़े हुए सभी आउटलेट और कारखानों में कामकाज पूरी तरह से ईरान में बंद हो गया। अब आपको एक रिपोर्ट बता दूं कि इजराइल के अखबार में ईरान को लेकर एक काफ़ी बड़ी खबर आई है। सीरिया को तेल भेजता रहता है, अनाज भेजता रहता है, लेकिन जैसे ही समुद्र के रास्ते से वो मदद, वो तेल, वो खाना पीना जब पानी के जहाज़ से सीरिया पहुंचता है तो सीरिया में पहुंचते ही उस पर हमला हो जाता है इजराइल के द्वारा। इजराइल कहता है कि ईरान ये हथियार भेज रहा है,
लेकिन अब रिपोर्ट आपके सामने लगा रहा हूं, स्क्रीन पर देखिए। ये द टाइम्स ऑफ इजराइल की है। बताया ये गया है कि ईरान ने 3 ऑयल टैंकर भेजे हैं, किसकी तरफ? सीरिया की तरफ। और इजराइल के चैनल 12 ने बताया है कि ईरान की इस टैंकर्स को इजराइल अप्रूवल दे सकता है। कुछ डील हैं, डील के अंतर्गत अब तेल जो है सीरिया ईरान से ले सकता है। इसको मान्यता खामोशी से इजराइल और अमेरिका ने दी है। अब इजराइल ईरान के इन तीनों टैंकर पर हमला नहीं करेगा, और अगर हमला नहीं किया तो ये अप्रूवल होगा ईरान के लिए और सीरिया के लिए कि ईरान और सीरिया एक दूसरे से डील कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, जो कहीं भी अभी तक मेरे ख्याल में नहीं आई है। वहीं पर ईरान ने बड़े ही कामयाबी से अंतरिक्ष में अपना एक सैटेलाइट रॉकेट भेज दिया है। अब इस रॉकेट का पहले लॉन्च देखते रहिए और बात मेरी सुनते रहिए। इस रॉकेट को सफलतापूर्वक भेज तो दिया, लेकिन दर्द अमेरिका को हो गया। अमेरिका ने कहा कि ये जो काम किया है ये भड़काऊ काम किया है। ईरान ने इस रॉकेट को भेजा जो कि सैटेलाइट लेकर गई है, और इसका नाम है जुलजना। जी हाँ, जुलजना जो है ये रॉकेट का नाम है, और कामयाबी से ये अंतरिक्ष में पहुंच चुकी है। अमेरिका ने ये कहा है कि ये जो ईरान ने किया है ये वहाँ के साइंस और पर्यावरण की तरक्की के लिए नहीं, ये जो ईरान रॉकेट लॉन्च कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, ये उसका एक पार्ट है। यानी सीधा सीधा अमेरिका को डर बैठ गया है कि ईरान जो हथियार बना रहा है ये उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। EU के डायरेक्टर अभी कुछ दिन पहले ईरान पहुंचे थे, अचानक पहुंचे थे, मैंने अपडेट दिया था आपको अगर याद हो तो। अब आपको बताऊं कि इस मीटिंग के बाद ईरान और अमेरिका की दोबारा से न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू होने वाली है। बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा ईरान ने दोनों के बीच में बात करवाने के लिए मीडिएटर को चुना है कतर। जी हाँ, कहा है कि कतर यानी दोहा हमारा काफ़ी अच्छा सहयोगी और साथी है। हम उम्मीद करते हैं कि यही देश हम दोनों की यानी अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर मीडिएशन करेगा। इसी के साथ इजराइल ने एक नई मीटिंग करी है जिसका नाम है नागेव समिट, जिसके अंदर इजराइल, इजिप्ट, बहरीन, UAE, मोरक्को ज़्यादातर मुस्लिम देश हैं, और इसके अलावा अमेरिका भी शामिल है। इन सभी देशों ने मीटिंग करके सिक्योरिटी, एजुकेशन, बिजनेस, इन सभी की डील की है। हर चीज़ का मकसद सिर्फ ये है कि अरब देशों के साथ किसी भी तरह से इजराइल नॉर्मल हो जाए और नॉर्मलाइजेशन किया जा सके, जो कि अंदर ही अंदर तो हो ही चुका है, बस दुनिया को एक फॉर्मेलिटी करके दिखानी है। इसी के साथ सीरिया के अंदर रूस और सीरिया के मिलिट्री ने एक ही महीने में दूसरी बार आपकी स्क्रीन पर मिलिट्री एक्सरसाइज की है। जी हाँ, एक ही महीने में दूसरी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज। आपको बताऊं, सीरिया के अंदर तुर्की लगातार हमले कर रहा है, इजराइल हमले कर रहा है, जिसका विरोध रशिया करता है, और रशिया जो है फुल सपोर्ट करता है सीरिया की सरकार को, और अमेरिका विरोध करता है। मतलब एकदम इंटरनेशनल लेवल पर ये सीरिया अखाड़ा बना हुआ है। दोस्तों, पीठ में छुरा घोंपना किसे कहते हैं आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी से छुरा खाए होंगे, चाहे वो आपके अपने हो चाहे गैर हो। इस बात से समझ लीजिए कि एक तरफ इस रिपोर्ट की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत लगभग शुरू हो चुकी है और लगभग हो ही रही है, और अब दोनों एक टेबल पर बैठकर बात करने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ एकदम से बड़ी रिपोर्ट निकल के आई, वो ये आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में ये खबर छपी है, द गार्जियन में। कहा यह गया है कि इजराइल और सऊदी अरब बातचीत कर रहे हैं मिलिट्री कॉपरेशन के लिए, यानी एक युद्ध अभ्यास के लिए। सऊदी अरब और इजराइल, यहूदी और एक मुस्लिम कंट्री की फौज एक साथ मिलिट्री ऑपरेशन करेगी ईरान के खिलाफ। यानी ईरान जो अपनी ताकत
मिसाइल रॉकेटों की ताकत बढ़ा रहा है, अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, ताकत बढ़ा रहा है, डिफेंस ताकत बढ़ा रहा है, उसके खिलाफ सऊदी अरब और यहूदी यानी इजराइल एक साथ अब मैदान जंग में उतरेंगे। कमाल की बात है कि आपकी स्क्रीन पर जो द गार्जियन की ये रिपोर्ट लगी हुई है, ये अमेरिका के टॉप कमांड जनरल ने ये बात कही है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं की है। अब आप समझ लीजिए कि सऊदी अरब किस दिमाग का है, अरब ये जो नेता हैं, अरब के जो पॉलिटिकल बंदे हैं, जो वहाँ की सरकार है, किस दिमाग की है। अपने साथी अपने इस्लामी भाई का साथ न देकर वो आले यहूद के साथ खड़े हैं उसके खिलाफ। वहीं पर आपको बताऊं, यहूदी मुल्क में इजराइल में हाइफा के अंदर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग की वजह अभी तक कुछ पता नहीं चली है और यह भी बताया गया है कि अभी तक कोई इसमें मारा नहीं गया है। वीडियो देखिए। סרטון מאירוע השרפה בדרך בר יהודה בחיפה. כוחות כיבוי מכל המחוז עובדים פה כבר מספר שעות. מתחם האנגר שנשרף. סרטון באהבה ליוסי הכריש. लो भैया कल्लो बात जो हम टीवी में देखा करते थे अब वो सही हो गया है। इजराइल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसके जरिए वो दीवार के आर पार भी देख सकता है। इजराइल लगातार देखिए, ईरान की दुश्मनी में इजराइल क्या क्या चीजें बना रहा है। आहा, सभी डरो भाई ईरान से, फिर उसके डर की वजह से कुछ तो अच्छा बनाओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वहीं पर ईरान के खिलाफ इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम, यानी उन्होंने दोबारा ये बयान दिया है कि हम पूरे मिडिल ईस्ट को बचाने के लिए डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। ऐसा डिफेंस सिस्टम जो अरब देशों समेत पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान के रॉकेट और हथियारों से बचाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ दोस्तों कि ईरान के पास कोई ना कोई ऐसी ताकत तो ज़रूर है जिससे पूरे मिडिल ईस्ट को ख़तरा है। ऐसा है नहीं, लेकिन दुश्मन के आंखों और दिल और ज़बान पे डर देख के अच्छा लग रहा है। वहीं जॉर्डन के अकाबा पोर्ट में एक गैस लीक हो गई, टॉक्सिक गैस, जहरीली गैस लीक हो गई, जिसमें 10 लोग मारे गए और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। لأنها بده يرجع يفضيها والله. صادق بقول لك السيارة على الباخر بدي تكفلها مسكينة. السيارة ليش رجعت فاضية؟ وجوز عملية المناولة كانت مش قبل مش ماشية كويس. بس فلت لأنه فلت اللي معناته القفل ما كان محكم مضبوط. حطوه على السيارة حكموه ورجعوا رفعوه. वहीं पर आपको अब इजराइल के अंदर यानी फिलिस्तीन के अंदर ले चलना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये यहूदियों की मर्दानगी देखिए, औरतों जैसी। 7 से 8 साल के बच्चे का बाजू पकड़कर घसीट कर जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गई। अब अगली इस तस्वीर देख लीजिए। दूसरी तरफ मस्जिद अल अक्सा में यहूदी जबरदस्ती फिर से घुसे और अपनी फोर्स की मदद से, मिलिट्री की मदद से, और वहां उन्होंने जो करना होता है रोज की तरह वो उन्होंने किया। दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट। इस 16 से 17 मिनट की वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। जय हिंद। तेरा बाप आया।